कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। कि कोई रोके तो कभी रुकना नहीं, जिंदगी में किसी के आगे झुकना नहीं। नींदें पूरी हो ना हो, मेहनत करने से मुंह मोड़ना नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। इस वीडियो पे मैं आज आप लोगों को आकांक्षा 40 एग्जामिनेशन के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों के एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चंस को काफी अच्छे तरीके से और काफी इजी फॉर्मेट में देख लेते हैं। यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आज आप लोगों को फिजिक्स के जो 2019 में क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, 2019 के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल्ड में देखने वाले हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को हम लोग देख लेते हैं। विषय हम लोग का है यहाँ पर फिजिक्स, और यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है ओम के नियम का निरूपण करने वाला वक्र है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए कि आखिर ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, ओम का नियम को आप लोग बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए ओम के नियम के मुताबिक क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है ना, उससे प्रवाहित धारा के जो है समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, विभवांतर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा के, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो विभवांतर है ये समानुपाती है धारा के। तो यहाँ पर अगर समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आई आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा V = RI। ठीक है, तो ये है कंप्लीट ओम का नियम। आई होप एंड बिलीव ओम का नियम आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आप लोग V और I का ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ पर V और I के बीच में ये जो है ग्राफ बनाइएगा तो ये जो है सरल रेखीय हो जाएगा, है ना। ओम के नियम का निरूपण करने वाला जो वक्र होता है वो लीनियर होता है, यानी कि रेखीय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है, मैं एक करके बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ जिसको याद रखना है। जैसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि ओम का जो नियम दिया था किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो इस चीज को याद रखना, जर्मन वैज्ञानिक ने जो है ओम का नियम दिया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो याद रखना जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने जो है ओम का नियम दिया था, ओम का नियम की खोज किया था। उसके बाद सवाल में यह भी दिया जा सकता है कि ओम का नियम का इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो याद रखना विद्युत परिपथ में वोल्टेज, धारा तथा प्रतिरोध की गणना करने में जो है हम लोग क्या करते हैं, ओम का नियम का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को याद रखना। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है एक बंद परिपथ में वोल्टता तथा विद्युत धारा का अनुपात क्या रहता है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है किसी बंद परिपथ में वोल्टता और विद्युत धारा का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्यों, मैं आपको समझा देता हूं। वोल्टता यानी कि V और विद्युत धारा यानी कि I। ठीक है, इनका अनुपात जो है क्या रहता है, तो इनका अनुपात जो है कांस्टेंट आ जाता है R। ठीक है, तो ये क्या है, स्थिर रहेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब होगा। आई होप एंड बिलीव आप लोग इतना चीज समझ गए होंगे। ये कैसे आया मैं आपको समझा दिया। ठीक है जी, पर कुछ पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों के सामने एक सवाल में जो है लिख रहा हूँ, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, जो कि होता है एम्पियर। इस बात का आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए 1 एम्पियर का मान क्या होता है, या फिर पूछा जा सकता है 1 एम्पियर की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो याद रखना है किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश जो है 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो 1 एम्पियर होती है। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। पूछा जा सकता है कि 1 एम्पियर बराबर क्या होती हैं, तो 1 एम्पियर बराबर सिंपल आप बोल सकते हैं किसी परिपथ में अगर 1 कूलम आवेश जो है प्रवाहित हो रहा है वो भी 1 सेकंड में, तो वो होती हैं आप लोगों का क्या, वो होती हैं 1 एम्पियर। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो कुछ एक्स्ट्रा जो चीजें बताते जा रहे हैं उसको भी आप लोगों को नोट करते जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है, सिंपल पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी का सोर्स नहीं है वो चीज आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। ठीक, क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रियोस्टेट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब होगा। एंड अगर ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो जनित तरह से भी ऊर्जा आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा से भी आप लोग प्राप्त कर सकते हो, बैटरी से भी आप लोग एनर्जी जो है प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो रियोस्टेट है यहाँ
से आप लोग एनर्जी जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। देखो रियोस्टेट एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। रियोस्टेट क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल जो है विद्युत परिपथ में धारा तथा प्रतिरोध को नियंत्रित करने में जो है हम लोग करते हैं। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। अगर इसका लाभ पूछा जाए तो आप लोग बोल सकते हो विद्युत धारा का नियंत्रण होता है, वोल्टेज का नियंत्रण होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी जो है नियंत्रित किया जाता है ना। तो काफी सारा पॉइंट है जिसे आप लोग बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखो अगला सवाल एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आप लोग ध्यान से सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल बोला जा रहा है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर किस में जोड़ा जा रहा है इसको देखना है। जो है समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है यानी कि पार्श्व क्रम में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 बटे में आर जो है ये होता है 1 अपॉन में R1, प्लस में होता है 1 अपॉन में R2 और प्लस में होता है क्या 1 अपॉन में R3। ठीक है, और इस प्रकार से और भी ज्यादा जो है प्रतिरोध होगा तो इस प्रकार से आप लोग जोड़ते चले जाइएगा। यहाँ पर 3 प्रतिरोध है तो 3 प्रतिरोध के लिए हम चीजें कर रहे हैं, है ना। इसको किस में जोड़ रहे हैं भाई, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं यानी कि इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं। ठीक है जी, अब इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर R1 का मान क्या है, R1 का मान है यहाँ पर 2 ओम, उसके बाद R2 का मान है यहाँ पर 3 ओम, उसके बाद R3 का मान यहाँ पर 5 ओम। ठीक है, सबसे पहले 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1 अपॉन में यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। इसको आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 अपॉन में R जो है किसके बराबर आ जा रहा है, यहाँ पर अगर आप लोग इसको लॉस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, यहाँ पर आ जाएगा आपका जो है 30 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नीचे 30 लिख दिया, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, उसके बाद प्लस दे दिए, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको जोड़िए, यहाँ पर अगर आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो 15 और यहाँ पर 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर देखो 25 हो जाएगा, 25 और 6 कितना होता है 31 होता है, नहीं तो यहाँ पर 31 बट्टे में यहाँ पर 30 है तो 30 लिख दिए। अब ये डायरेक्ट आंसर नहीं हुआ, देखिए हड़बड़ी में आपको गड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध पूछा है यानी कि आर का मान पूछा है, यहाँ पर 1 अपॉन में आर जो है 1 अपॉन में आर जो है यहाँ पर 31 बटे में 30 आया हुआ है। ठीक है, इसको मैं बढ़िया तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से आप लोगों को समझना है। ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, जगह की थोड़ा सा कमी मैनेज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन में आर जो है किसके बराबर है, तो ये जो है 31 बटे में जो है 30 के बराबर है। ठीक है, अब आप लोग आर निकालिएगा तो यहाँ पर जो है 30 जो है ऊपर में चला जाएगा और 31 जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे नहीं बना पा रहे तो आप लोग कुछ इस प्रकार से कुना कुनी जो गुना होता है वो करके देख लीजिए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आर का जो मान आ जा रहा है 30 बटे में 31 ओम आ जा रहा है। ठीक है, तो यही आपका राइट जवाब होगा। ये कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पे आप लोग देख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर 2 दिया गया है 30 बटे में 31 ओम, यही आपका बिल्कुल राइट जवाब है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, और इतना चीज अगर आप लोग समझ गए होंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और बता दें एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो आपको बताना भूल गए, यहाँ पर बता देते हैं। फाइनली जो है फिजिक्स का किताब भी आ चुका है। अगर आप लोग आकांक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग फिजिक्स का किताब को जरूर से जरूर ले लीजिएगा। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में भी मेरा नंबर दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा तो वहां पर भी मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉल कर लेना है, एकदम मिनिमम फी के अंदर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जो है आपको एसआई यूनिट बताना है पावर का। ठीक है, यानी कि शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, यानी कि शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है ये आपको बताना है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वो वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। ठीक है, यहां पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाता है, विद्युत आवेश यानी कि क्यू है ना, इसके प्रवाह की दर यानी कि यहां पर समय टी के कहलाता है। तो ये धारा कहलाता है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं प्रतिरोध जो है वो लंबाई के जो है समानुपाती होता है। यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ से अगर संबंध देखें तो आर जो है समानुपाती होता है एल अपॉन में ए के। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग समानुपाती हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो अब एल अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि एक चालक तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल
बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चीजें समझ गए होंगे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, पर बोला जा रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु की स्थिति पे जो है निर्भर करता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है आवर्धक कांचों की शक्ति दिया जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1+d/f द्वारा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। उससे पहले बता दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट जो है इस चैनल पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बोला जा रहा है मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब जो है रेटिना पर तैयार होता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अपसारी लेंस के लिए फोकस दूरी होता है, तो अपसारी लेंस मतलब होता क्या है, इसको सबसे पहले देखो। अपसारी लेंस मतलब होता है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा, है ना। अपसारी लेंस का मतलब क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखें, है ना। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आप लोगों से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ठीक है। और बता दें टेलीग्राम और व्हाट्सएप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं सारे के सारे पीडीएफ जो है वहां पर अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए, ठीक है जी। आप लोग जाकर के टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंपल प्रश्न है, ठीक है, ज्यादा हार्डली नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। खुरदरे सतह द्वारा परावर्तन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा खुरदरे सतह द्वारा परावर्तन जो है अनियमित परावर्तन कहलाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका खुरदरे सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है ये जो है अनियमित परावर्तन बोल लीजिए, या फिर विसरित परावर्तन भी आप इसे कह सकते हैं। ये कब होता है, तो ये तब होता है जब प्रकाश की किरणें जो है खुरदरे सतह पर पड़ती है और अलग अलग दिशाओं में ये परावर्तित होती हैं, ठीक है, इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती है वो कौन सी चीज है, ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवृत्ति जो है अपवर्तन के दौरान भी परिवर्तित नहीं होता है, इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है क्या है, यहाँ पर देखो, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा, छोटी फोकस दूरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, ठीक है, तो समकोण प्रिज्म का एक कोण जो है 45 डिग्री का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो समकोण प्रिज्म है एक ठोस वस्तु होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो समकोण प्रिज्म के सपाट पक्ष जो होता है वो प्रकाश को समकोण पर जो है परावर्तित करते हैं, इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। अगला चीज याद रखना, समकोण प्रिज्म के 90 डिग्री कोण प्रकाश को जो है प्रिज्म से अपवर्तित गुजरने देते हैं। स्टूडेंट्स ये भी पॉइंट याद रखना, समकोण प्रिज्म में 2 लंबवत सतहें होती हैं, इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरणें गुजरती हैं, ये जो है फोकस बिंदु द्वारा गुजरते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल को यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। देखो अगला सवाल जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया सवाल यहाँ पर दिया गया है। सवाल पे क्या बोला जा रहा है ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ पर है यदि किसी लेंस की शक्ति जो है 2 डायोप्टर दिया हुआ है तो फोकस दूरी क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर लेंस की क्षमता यानी कि P जो है आपका 2 डायोप्टर दिया हुआ है। अब फोकस दूरी जो है आपको ज्ञात करना, आप लोग जानते होंगे P = 1/f होता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग f निकालिएगा तो 1/p हो जाएगा, ठीक है। ये चीज तो आप लोग जानते होंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग वही फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं बस, है ना। यहाँ पर क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है, तो फोकस दूरी इक्वल होता है 1/में लेंस की क्षमता, है ना, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 तो मैंने कर दिया, 1/2 है, ठीक है। इसको जैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 0.5 मीटर इनवर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये जो देख पा रहे हैं ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखने का
प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये जस्ट एक नियम है, ठीक है। ये चीज आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण साइन आई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपतन कोण जो है साइन आई यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, साइन आई। और अपवर्तन कोण जो है साइन आर, ठीक है। और अपवर्तन कोण क्या है, साइन आर है, ठीक है। तो ये इसका जो अनुपात है ये क्या कहलाता है, तो साइन आई बटे में साइन आर जो है स्नेल का नियम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल राइट जवाब होगा, है ना। ये चीज आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जा रहा है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है तो लाखों वर्षा बिंदु से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल देखो कितना आसान यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या है यहाँ पर एक ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है, किसका, तो अपवर्तनांक, ठीक है। यहाँ पर देखो अपवर्तनांक का ऐसा इकाई क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि सी, और बटे में होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि भी, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया सी बटे में भी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिए, निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और बता देते हैं यहाँ पर और एक चीज जो आपका यहाँ पर दिया गया है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका भी जो मात्रक होता है इसका मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आप लोग देखें मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड खत्म हो जाएगा, यानी कि इसका कोई भी इकाई नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नो यूनिट, ये जो है यूनिट लेस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न को आपको दिखाते हैं। यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। यहां पर क्या है, प्रदत्त चित्र में प्रकाश की किरण अभिलंब के रूप में कांच के स्लैब पर पड़ता है, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, अपवर्तन कोण का जो मान होगा वो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगला सवाल को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगला सवाल क्या बोलता है, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर अब की बार जो है ये सेंटीमीटर पे दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है, ठीक है। जिसको भी अगर आप लोग चाहते हो सॉल्व करना तो सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सवाल है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्या है, आपकी बार फोकस दूरी जो है आपका यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है, इसको आपको मीटर में सबसे पहले बदलना पड़ेगा। अब यहाँ पर शक्ति पूछा है, पी पूछा है, तो इसको सबसे पहले अगर मीटर में बदलें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20 बटे में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। 20 बटे में 100 आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो 0 से 0 खत्म, 2 कम 2, 5 दूनी 10, ठीक है। 1 बटे में 5 आ जा रहा है, ठीक है। 1 बटे में 5 आ जा रहा है, जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 बटे में 5 मीटर, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ। आपकी बार देखो यहाँ पर क्या पूछा था, लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता होता है 1 में फोकस दूरी, ठीक है। पर एक ऊपर में एजिटीज और नीचे आ जाएगा 1 बटे में 5, ठीक है। यहाँ पर देखें तो 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका 5 जो है डायोप्टर आ जा रहा है, ठीक है। तो 5 डायोप्टर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, वो भी किस में, पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस की शक्ति पूछा था। उत्तल लेंस में ये चीज पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग पहचान सकते थे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए क्या है, देखो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, कौन सा चित्र सही है ये आपको बताना है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर बता देते हैं, जो समांतर प्रकाश की किरणें होती हैं वो जो है आपको बता दें फोकस से गुजर जाती हैं, है ना। जो यहाँ पर समांतर किरणें होती हैं वो फोकस से गुजर जाती हैं, ठीक है। तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर बता दें सभी बिंदु पर जो है समान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट जवाब होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदु पर जो है समान होता है। इस बात का आपको ख्याल रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। आप लोगों को इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हर एक आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा एग्जाम से पहले। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर सिंपल सवाल है, आप लोग हम थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। यहाँ पर देखो क्या है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण क्या है। इसका सिंपल कारण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है, लाल प्रकाश सबसे कम परिकिरणित होता है। लाल प्रकाश जो है सबसे कम परिकिरणित होता है, जिस वजह से ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न में कहते हैं, यहाँ पर मैं जो है हिंदी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या है, मरीचिका एक उदाहरण है, ठीक है। तो मरीचिका किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग देख सकते हैं क्या है।
आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसका कारण क्या है? आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसका सिंपल कारण है वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है आकाश में तारा टिमटिमाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, मैं हिंदी से यहाँ पर दिखा देता हूँ। पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है अवतल दर्पण पर, ठीक है, क्या है, अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट जवाब होगा। ये सब एनसीईआरटी को अगर आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ करके जाएंगे तो इजीली आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, डायग्राम अगर आपको समझ में आता है ना रे ऑप्टिक्स में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली चुटकियों में सवाल को सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर क्या था जो है अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, यहाँ पर बोला गया आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो उसका वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए आप लोगों से पूछा था, नहीं तो आप लोगों को सिंपल ये सारी चीजें पता होनी चाहिए थी, जो कि होगा दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं क्या है, पूछा जा रहा है दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो, ठीक है, दर्पण से आप जितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा, दर्पण का प्रकार होने की संभावना क्या है ये आपको बताना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 जो देख पा रहे हैं ये सही उत्तर हो जाएगा समतल या अवतल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को क्या कहा जाता है? तो एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में जो है जो कुंडली होती है इसको बोलते हैं आर्मेचर, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 देख पा रहे हैं ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आर्मेचर। देखिए आर्मेचर क्या है, तो विद्युत मशीनों का एक मुख्य भाग होता है आर्मेचर। यह एक घुमाने वाली संरचना होती है जिसमें विद्युत धारा ले जाने वाली कुंडलियां लिपटी होती हैं, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है ना। और जो यहाँ पर जो आर्मेचर होती हैं ये जो है विद्युत यांत्रिक मशीनों में यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, ठीक है, ये चीज भी याद रखना है ना, ये चीज समझ में आ गया। और बता दे विद्युत मोटर और जनरेटर दोनों में जो है आर्मेचर लगा होता है, ठीक है, जिस बात का भी आप लोग ख्याल रखना। और बताते हैं, देखो आर्मेचर के बारे में और थोड़ा सा जान लो। यहाँ पर जो आर्मेचर होता है ये मोटर की शक्ति को बढ़ाता है, मोटर की पावर को बढ़ाता है, ठीक है। देखिए जो आर्मेचर होता है वो कंडक्टर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। तो इतना चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा जो है परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चीज परिवर्तित होगा, संवेग यानी कि मोमेंटम जो है यहाँ पर परावर्तित होगा, ये चेंज होगा, है ना। अगला प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, 32 नंबर में क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर, जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत का उत्पादन, ठीक है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण है। याद रखिएगा विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण की बात करें जो कि हो जाएगा जनित्र, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है लघुपतन के समय, ठीक है, लघुपतन के समय जो है परिपथ में विद्युत धारा एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट, लघुपतन के समय परिपथ में धारा क्या होती है, ठीक है। तो ये भारी रूप से बढ़ता है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज हेवीली, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग देख सकते हैं क्या है, बोला जा रहा है मायोपिया एक बीमारी है, ठीक है, मायोपिया क्या है, एक बीमारी है। तो यहाँ पर सिंपल है, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, किस प्रकार का सलाह दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये देखिए मायोपिया यानी कि क्या, मायोपिया बीमारी का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई ग्रसित होता है तो इसको सलाह दिया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, आपको यहाँ पर समझा देते हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए यहाँ पर एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है क्या, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पर हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक होता है क्या, एक होता है अवतल लेंस, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, एक होता है क्या अवतल लेंस, ठीक है, एक होता है अवतल लेंस, और एक होता है आपका उत्तल लेंस, ठीक है, एक होता है क्या उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो जो निकट बना है, निकट दृष्टि दोष जो बना है, यहाँ पर देखो निकट आपका यहाँ पर 3 चीज से बना है ना। यहाँ पर दूर जो है इसको हम 2 चीज मान रहे हैं, इसको 2 चीज से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या है,
निकट में एक ज़्यादा कर दो, तो यहाँ पर देखो 4 जो है अवतल है, तो यहाँ पर निकट के लिए जो है अवतल हो जाएगा, और दूर जो है यहाँ पर 2 यहाँ पर बना है ना, 2 चीज़ से मिलकर के यहाँ पर द और र है ना, तो यहाँ पर एक जोड़ दीजिए 3 हो जाएगा, और 3 नंबर पे आपका उत्तल आ जाता है। ठीक है, 3 नंबर पे आपका उत्तल आ जाता है ना। याद रखना, निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूर दृष्टि दोष को खत्म करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, ट्रिक से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखो, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको देख करके घबरा नहीं जाना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, क्या है 6.2 ओम प्रतिरोध वाले, ठीक है यहाँ पर क्या है 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को बहुत ही नगण्य प्रतिरोध वाले तार द्वारा 5 वोल्ट की बैटरी से जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या है प्रतिरोधक में, ठीक है क्या है प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा जो है 0.4 जो है एम्पियर है। तो बैटरी द्वारा क्या है, बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या है कुल शक्ति पूछा है ना, यानी कि यहाँ पर पावर पूछा है, और हम लोग जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, यहाँ पर VI होता है। आप लोग ये चीज पढ़े होंगे, ये चीज तो जानते होंगे, या फिर इतना भी नहीं पता बताओ, है ना। यहाँ पर इतना चीज मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पता होगा भाली भांति। ठीक है, यहाँ पर देखो P एज इट इज, यहाँ से देखो V कितना दिया हुआ है, यानी कि विभवांतर कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर 5 वोल्ट दिया गया है, नहीं तो यहाँ पर 5 लिखो, है ना। उसके बाद धारा कितना दिया गया है, धारा यहाँ पर देखो 0.4। ठीक है, तो इसको जैसे गुना कीजिएगा तो P का जो मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 वाट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 जो देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप एंड बिलीव आप लोगों को चीजें समझ में आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक लोगों में ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो जल्दी से संपर्क करिए, किताब लिमिटेड है। आप लोग फिजिक्स का किताब अगर आप लोग लेना चाहते हो तो जल्दी से आप लोग किताब को ले लीजिए और अपना पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करिए। अभी स्टूडेंट्स तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करिए, क्योंकि कंपटीशन तो है। अगर आपको एक सेट पक्का करना है तो अभी से मेहनत करने में लग जाओ और एक सेट पक्का कर लो मेरे भाई। आप लोग आकाश एकेडमी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, सिलेक्शन की गारंटी हम देते हैं, लेकिन मेहनत आपको भी करना होगा। जिस प्रकार हम मेहनत करके आपको वीडियो कंटेंट दे रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो आप लोगों को भी मेहनत करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर बोला जा रहा है तापक्रम बढ़ने पर, क्या है तापक्रम बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर अगर ताप बढ़ेगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चालक का जो प्रतिरोध होगा, ठीक है चालक का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा मेरे भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। एक क्वेश्चन तो हम क्या होमवर्क दे दें। तो यहाँ पर देखिए अगर ताप बढ़ेगा तो किसी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ेगा, इस चीज को याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। अगला प्रश्न आप लोग देखिए यहाँ पर क्या 38 नंबर में सिंपल है, क्या है कि छोटे तारों की तुलना में, ठीक है छोटे तारों की तुलना में लंबे तार में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो छोटे तार की तुलना में लंबे तार में यहाँ पर सिंपल हो जाएगा क्या, अधिक प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई के, यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ेगा अगर लंबाई बढ़ेगा। छोटे तारों की तुलना में लंबे तार, ठीक है जितना लंबा तार होगा उतना अधिक आपका क्या होगा, प्रतिरोध होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 39 है, एसी जनित्र में उत्पादित धारा क्या होती है। तो एसी जनित्र में उत्पादित जो धारा है वो क्या है, वो है प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि आपका अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न जो कि अंतिम सवाल आप लोग देख सकते हैं, क्या है भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका क्या होता है, इसका क्या होता है आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं बहुत कम प्रतिरोध है, इस वजह से जो है भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने पे क्या होती है, धारा बहती है। इसका सिंपल कारण क्या है, बहुत कम प्रतिरोध। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन, जहां पर मैंने फिजिक्स के 40 क्वेश्चंस को बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट अगर आप लोगों को सपोर्ट और प्यार देखने को मिलता है तो आप लोगों को केमिस्ट्री का एक सेट हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट देखने को मिलता है कि सर केमिस्ट्री का एक सेशन लाइए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट अगर आप लोग करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा 40 क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट आपको करना है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बोलना है कि सर अच्छा लगा, है ना। जो भी आपका मन में है वो चीज लिखना है। अगर हमसे थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो जरूर से जरूर कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों का कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उससे 5 गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं मेरे भाई। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, जल्द मुलाकात होगी
किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।